24 सितंबर 2002 गुजरात का गांधीनगर दोपहर के 4:40 हो रहे थे। अक्षरधाम टेम्पल का विशाल परिसर हजारों श्रद्धालुओं से भरा हुआ था। कोई भगवान के दर्शन कर रहा था तो कोई गार्डन में अपने परिवार के साथ वक्त बिता रहा था। यह मंदिर करीब 23 एकड़ में फैला है, लेकिन ठीक 4:45 पर यह शांति हमेशा के लिए भंग होने वाली थी। करीब 600 से ज्यादा श्रद्धालु उस वक्त मंदिर परिसर में मौजूद थे, जिसमें 33 लोग मारे गए और 80 से अधिक घायल हो गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अगले 14 घंटे तक यह पवित्र जमीन खून से रंगने वाली है। ये कहानी सिर्फ एक आतंकी हमले की नहीं है, ये कहानी है उन चंद सेकंड्स की जिन्होंने कई परिवारों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। आइए इस घटना के हर पहलू और उसकी असली सच्चाई को डिटेल में समझते हैं। ठीक 4:45 पर गेट नंबर 3 के बाहर एक सफेद रंग की एम्बेसडर कार आकर रुकती है। उस जमाने में एम्बेसडर कार पावर और पॉलिटिक्स की निशानी हुआ करती थी, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। लेकिन इस गाड़ी के अंदर बैठे दो नौजवान जो कोई वीआईपी नहीं थे, जिनकी उम्र 20 से 25 साल के बीच थी, उनके चेहरे पर एक अजीब सी शक्ति थी। उनके पास भारी बैग्स थे। देखने में वह स्टूडेंट्स लग रहे थे, लेकिन उनके बैग्स के अंदर किताबें नहीं थी। उन बैग्स के अंदर मौत का सामान भरा हुआ था। ऑटोमेटिक राइफल्स और हैंड ग्रेनेड। वो यहाँ मरने आए थे, लेकिन आसानी से नहीं। उनका प्लान था और जितना हो सके उतना नुकसान पहुंचाना। गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें रोका। मेटल डिटेक्टर्स लगे हुए थे। टेररिस्ट को पता था कि अगर वो मेटल डिटेक्टर से गुजरे तो उनकी जैकेट्स के अंदर छुपे ग्रेनेड्स पकड़े जाएंगे। यहाँ उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने लाइन में लगने का नाटक नहीं किया। वो गेट के पीछे से हटे और साइड की तरफ भागे। वहाँ एक 7 फुट ऊंची दीवार थी जो अम्यूजमेंट पार्क एरिया को रोड से अलग करती थी। अब यहाँ 1 मिनट रुककर सोचिए, एक नॉर्मल इंसान के लिए 7 फुट की दीवार कूदना आसान नहीं होता, और ये टेररिस्ट अपने कंधों पे करीब 15 से 20 किलो के बैग्स टांगे हुए थे। फिजिक्स के हिसाब से इतने वेट के साथ वर्टिकल जंप लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। जब इंसान डू और डाई सिचुएशन में होता है तो मसल्स बॉडी को सुपर स्ट्रेंथ देता है। जैसे ही उनके पैर अम्यूजमेंट पार्क की नरम घासों पर पड़े, वो अब एक गन फ्री जोन में एंटर कर चुके थे। उनके पास चाइनीज 56 राइफल थी। बहुत लोग इसे AK-47 समझते हैं, लेकिन टेक्निकल डिफरेंस समझना जरूरी है। AK-47 एक मिल्ड रिसीवर गन है जो भारी होती है, जबकि टेररिस्ट के पास चाइनीज टाइप 56 थी जो स्टैम्प्ड मेटल से बनती है। यह हल्की होती है, जिससे इसके साथ भागना और फायर करना आसान होता है। यानी टेररिस्ट बिना रुके बस ट्रिगर दबाकर भीड़ को चीर सकते हैं, और उन्होंने वही किया। पार्क में बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि 2 लोग बंदूक लेकर आ रहे हैं। शायद उन्हें लगा कोई शूटिंग चल रही है या कोई खेल है, लेकिन तभी पहली गोली चली। वो आवाज किसी पटाखे की नहीं थी, वो मौत की आवाज थी। एक बुलेट हवा को चीरते हुए निकली और वहाँ खड़े एक मासूम को लगी। जैसे ही पहली बॉडी जमीन पर गिरी, पार्क में सन्नाटा छा गया। 1 सेकंड का पॉज और फिर चीख पुकार शुरू हो गई। भागो टेररिस्ट! लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन खुले मैदान में छिपने की जगह कहाँ मिलती। टेररिस्ट ने बस एक गन को लेफ्ट से राइट घुमाते हुए गोली निकालते गए, और जो भी रास्ते में आया वो गिरता गया। आइए जरा 3D में समझते हैं कि उस वक्त वहाँ क्या हो रहा था। एक ग्रेनेड के अंदर एक डिले फ्यूज होता है। जैसे ही पिन निकाली जाती है, स्ट्राइकर एक प्राइमर को हिट करता है, जिससे एक केमिकल फ्यूज जलना शुरू होता है। इस फ्यूज को जलने में ठीक 4 से 5 सेकंड लगते हैं। टेररिस्ट ग्रेनेड को पिन निकालकर भीड़ में फेंक रहे थे। धमाका होते ही ग्रेनेड की बाहरी परत हजारों छोटे छोटे लोहे के टुकड़ों में बदल जाती है, जिन्हें श्रैपनेल कहते हैं। ये श्रैपनेल गोली की रफ्तार से 360 डिग्री फैलते हैं। 15 मीटर की रेडियस में खड़े किसी भी इंसान की बॉडी को यह चीर सकते हैं। गांधीनगर की वो शाम जो कुछ देर पहले शांति में डूबी थी, अब बारूद के धुएं और खून की बूंद से भर चुकी थी। टेररिस्ट का मेन मकसद पार्क में लोग मारना नहीं था। उनकी नजर सामने खड़े विशाल मेन टेम्पल पर थी। पार्क से लेकर मुख्य मंदिर तक 200 फीट लंबा एक रास्ता था, जिसके दोनों तरफ किताबों की दुकान थी। टेररिस्ट उस रास्ते पर दौड़ने लगे। रास्ते में बुक स्टॉल पर खड़े लोग उनका निशाना बने। एक साधु जो वहीं खड़े थे, उन्हें गोली मारी गई। टेररिस्ट रुक नहीं रहे थे। वो किसी वीडियो गेम के विलन की तरह बस आगे बढ़ रहे थे और पीछे लाशों का ढेर छोड़ते जा रहे थे। उनका टारगेट था वो 35 लोग जो इस वक्त मेन टेम्पल के अंदर बंद आंखों से पूजा कर रहे थे। अगर टेररिस्ट वहां पहुंच जाते तो वो एक हॉस्टेज क्राइसिस बन जाता। वो लोगों को ढाल बनाकर सरकार से किसी भी चीज की डिमांड कर सकते थे। लेकिन कहते हैं ना, जब शैतान आता है तो भगवान किसी न किसी को फरिश्ता बनाकर भेजते हैं। यहाँ वो फरिश्ता है टेम्पल सुपरवाइजर। टेम्पल सुपरवाइजर ने दूर से देखा कि टेररिस्ट मेन टेम्पल की तरफ आ रहे हैं। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि अगर ये दरिंदे अंदर घुस गए तो अंदर बैठे 35 लोगों का
क्या हाल होगा। सुपरवाइजर के पास भागने का मौका था, वो छुप सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने चुना बलिदान। उन्होंने 200 फुट लंबे रास्ते पर दौड़ लगा दी। उनका मकसद था मंदिर के बाहरी दरवाजों को बंद करना। टेररिस्ट ने उन्हें देख लिया। उन्होंने अपनी AK-56 उनकी तरफ घुमा दी। एक गोली सुपरवाइजर के पैर में आकर लगी। मेडिकल साइंस कहता है कि जब बुलेट हड्डी से टकराती है तो वो उसे तोड़ती नहीं बल्कि चूर चूर कर देती है। दर्द का लेवल इतना हाई होता है कि इंसान बेहोश हो जाए, लेकिन सुपरवाइजर रुका नहीं। उनका दिमाग सर्वाइवल मोड में था। उन्होंने लंगड़ाते हुए खून से लथपथ होकर वो आखिरी 20 कदम पूरे किए। वो मंदिर के विशाल दरवाजे तक पहुँचे और अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्हें बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही अंदर बैठे 35 लोगों की जान बच गई। टेररिस्ट दरवाजे से सिर्फ कुछ मीटर दूर रह गए थे। उन्होंने गुस्से में दरवाजे पर गोलियां चलाईं, लेकिन सागवान की वो मोटी लकड़ी और पीतल की परत ने गोलियों को रोक लिया। सुपरवाइजर ने अपनी जान पर खेलकर उस दिन सबसे बड़ा अनर्थ होने से बचा लिया। जब टेररिस्ट मेन टेम्पल में नहीं घुस पाए तो वो गुस्से में आ गई। उनका प्लान फेल हो रहा था। इस फ्रस्ट्रेशन ने उन्हें और भी ज्यादा क्रूर बना दिया। 4:50 हमले को शुरू हुए सिर्फ 5 मिनट हुए थे, लेकिन लग रहा था कि सदियां बीत गई। मंदिर के अंदर से पहली SOS कॉल बाहर गई। खबर सीधा गुजरात के चीफ मिनिस्टर तक पहुंची। आपको तो पता ही होगा कि 2002 में गुजरात के CM कौन थे। कमेंट करके जरूर बताएं। गांधीनगर पुलिस और स्टेट कमांडोज को तुरंत बुलाया गया। कुछ ही देर में लोकल पुलिस मंदिर परिसर में दाखिल हुए। एक तरफ टेररिस्ट थे जिनके पास मॉडर्न AK-56 राइफल्स थी जो 1 मिनट में 600 गोलियां चला सकती थी। दूसरी तरफ हमारी बहादुर पुलिस थी जिनके हाथ में उस वक्त पुरानी 303 राइफल्स थी। 303 राइफल्स की प्रॉब्लम यह है कि बोल्ट एक्शन होती है, यानी एक गोली चलाओ, फिर हाथ से बोल्ट को पीछे खींचो, पुराना खोखा निकालो, वापस बोल्ट आगे करो और फिर दूसरी गोली चलाओ। इस पूरे प्रोसेस में 3 से 4 सेकंड लग जाते हैं। सोचिए, 3 सेकंड में एक गोली वर्सेस 1 सेकंड में 10 गोलियां। पुलिस वाले अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ रहे थे, लेकिन फायर पावर में वो टेररिस्ट के सामने टिक नहीं पा रहे थे। टेररिस्ट पुलिस को हैवी फायर देकर दबाए हुए थे। टेररिस्ट छुपने की जगह ढूंढने लगे। उन्होंने देखा कि एग्जीबिशन हॉल नंबर 1 का दरवाजा बंद है। उन्होंने दरवाजे का लॉक तोड़ दिया और अंदर घुस गए। अंदर अंधेरा था, मल्टीमीडिया शो चल रहा था। वहाँ बैठे लोगों को लगा शायद ये एक शो का हिस्सा है, लेकिन जब अंधेरे में गोलियां चमकी तब सच्चाई समझ आई। टेररिस्ट ने हॉल के अंदर अंधाधुंध फायरिंग की। लोग सीट्स के नीचे छुपे, कोने में दुबके, लेकिन उस बंद कमरे में मौत से बचना मुश्किल था। वहाँ फायरिंग करने के बाद टेररिस्ट ऊपर भागे। एग्जीबिशन हॉल से निकलकर टेररिस्ट मंदिर की छत पर बने परिक्रमा एरिया में पहुंच गए। मिलिट्री स्ट्रेटेजी में इसे वेंटेज पॉइंट कहा जाता है। यह किसी भी जंग में सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती है। ऊपर से टेररिस्ट पूरे मंदिर पर नजर रख सकते थे और वो नीचे खड़े पुलिस वालों को आसानी से देख सकते थे और निशाना बना सकते थे, लेकिन नीचे से ऊपर देखना और निशाना लगाना नामुमकिन था क्योंकि मंदिर की मोटी पत्थर की रेलिंग उन्हें कवर दे रही थी। सूरज ढल रहा था, अंधेरा होने वाला था। CM और पुलिस ऑफिसर्स जानते थे कि अगर रात हो गई और ये टेररिस्ट वहाँ से भाग निकले या छुपे रहे तो सुबह तक लाशों की गिनती करना मुश्किल हो जाएगा। लोकल पुलिस ने पूरी कोशिश की, लेकिन उनके वेपन्स और ट्रेनिंग इस सिचुएशन के लिए काफी नहीं थे। गुजरात को अब मदद की जरूरत थी, एक ऐसी फोर्स की जो मौत की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। दिल्ली में रेड फोन बजा। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को सिचुएशन बताई गई। फैसला लिया गया कि भारत की सबसे घातक, सबसे एलाइट फोर्स को भेजा जाएगा। वो फोर्स जो कभी हारती नहीं है, द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG, जिसे हम द ब्लैक किड्स के नाम से जानते हैं। रात के 10:10 गांधीनगर की सड़कों पर सन्नाटा था जब 2 बसें अक्षरधाम के गेट पर आकर रुकी। यह बसें आम यात्रियों की नहीं थी, इनमें सवार थी भारत के सबसे एलाइट, सबसे घातक काउंटर टेरर फोर्स, द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG, जिन्हें दुनिया ब्लैक किड्स के नाम से जानती है। इस मिशन को लीड कर रहे थे NSG के मेन कमांडर। उनके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्हें ऑपरेशन व्रत शक्ति शुरू करने का ऑर्डर मिला, लेकिन ऑपरेशन शुरू करने से पहले उनके सामने 3 बड़े चैलेंजेस थे। पहला, मंदिर का कोई प्रॉपर नक्शा अवेलेबल नहीं था। दूसरा, टेररिस्ट कहाँ छुपे हैं, कितने हैं, यह किसी को पक्का नहीं पता था। तीसरा, डिप्टी PM का सख्त ऑर्डर था कि मंदिर के मुख्य ढांचे पर एक खरोंची भी नहीं आनी चाहिए। सोचिए, आपको एक ऐसे कमरे में लड़ने भेज दिया जाए जहाँ अंधेरा है, दुश्मन छुपा है और आप तोड़ फोड़ नहीं सकते हैं। यह सुसाइड मिशन जैसा था। NSG कमांडोज ने जल्दी से पोजीशंस ली। उन्होंने स्नाइपर टीम्स को आसपास की बिल्डिंग पर तैनात किया, लेकिन अक्षरधाम का आर्किटेक्चर ऐसा था, पिलर, डोम्स और कार्विंग्स की क्लियर शॉट मिलना नामुमकिन था। रात के 12 बज चुके थे। पावर कट कर दी गई थी ताकि टेररिस्ट को कंफ्यूजन हो। NSG के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी थी, नाइट विजन गॉगल्स, लेकिन यहाँ नेचर टेक्नोलॉजी को हरा रही थी। टेररिस्ट अब एग्जीबिशन हॉल 3 के पास घनी झाड़ियों और अशोक के पेड़ों के पीछे छुपे थे। यह पेड़ और बुशेज एक थर्मल मास्क का काम कर रहे थे, जिनकी वजह से टेररिस्ट की बॉडी हीट कमांडोज के थर्मल सेंसर्स में क्लियर नहीं आ रही थी। कमांडोज को पता था कि वो कहाँ है, लेकिन एग्जिट लोकेशन
लोकेशन नहीं मिल रही थी। मेन कमांडर्स ने एक रिस्की स्ट्रेटजी अपनाई। उन्होंने कहा हम फायर करेंगे ताकि वो डरकर वापस गोली चलाएं और उनकी गोली की चिंगारी से हमें उनकी लोकेशन पता चल जाए। प्लान काम कर गया। जैसे ही कमांडोज ने फायर किया, झाड़ियों के पीछे से 2 फ्लैशेस दिखाई दी। लोकेशन कंफर्म हो गई। ऑपरेशन कमांडो सूबेदार सुरेश चंद यादव अपनी टीम के साथ आगे बढ़े। टेररिस्ट के बेहद करीब पहुंच गए। वहां एक भयंकर गन फाइट शुरू हुई। टेररिस्ट डर में अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे। इसी क्रॉस फायर में एक बदकिस्मत गोली सूबेदार सुरेश चंद यादव की तरफ आई। कमांडोज बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट्स पहनते हैं, लेकिन बॉडी आर्मर में कुछ ऐसे कमजोर पॉइंट्स होते हैं जैसे गर्दन और साइड पैनल्स। गोली उनके हेलमेट और वेस्ट के बीच के गैप को चीरती हुई निकल गई। सुरेश चंद यादव वहीं गिर गए, लेकिन गिरने से पहले उन्होंने टेररिस्ट को एंगेज करके उन्हें एक कोने में पिन डाउन कर दिया था। उनकी शहादत से बाकी टीम को बचा लिया। टेररिस्ट अब चारों तरफ से गिर चुके थे। कमांडोज गुस्से में थे। वो तुरंत हमला करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि हम पूरी रात यहीं वेट करेंगे। टेररिस्ट को सोने नहीं देंगे, उन्हें थका देंगे और सुबह की पहली किरण के साथ खत्म करेंगे। पूरी रात फायरिंग चलती रही ताकि टेररिस्ट भाग ना सके। जैसे ही 25 सितंबर की सुबह हुई, 6:45 पर एनएसजी ने आखिरी हमला किया। कमांडोज ने फ्लैशबैक ग्रेनेड्स फेंके। यह ग्रेनेड ब्लास्ट होने पर एक तेज रोशनी और आवाज पैदा करते हैं जो दुश्मन को 5 सेकंड के लिए अंधा और बहरा कर देती है। टेररिस्ट शौक में थे। इससे पहले कि वो संभल पाते, एनएसजी की गोलियों ने उन्हें ढेर कर दिया। जिन्होंने 14 घंटे तक मौत का तांडव किया था, अब मिट्टी में मिल चुके थे। ऑपरेशन ब्रश शक्ति सफल रहा, लेकिन जब धुआं हटा तब नुकसान का असली मंजर सामने आया। 30 मासूम लोग मारे गए थे, 80 से ज्यादा घायल थे। हमारे 2 पुलिस के जवान और एनएसजी के सूबेदार सुरेश चंद यादव शहीद हो चुके थे। टेररिस्ट मारे गए, लेकिन सवाल अभी भी जिंदा थे। ये कौन थे, कहां से आए थे, इनकी मदद किसने की? टेररिस्ट के जेब से कुछ लेटर्स मिले जो उर्दू में थे। अक्षरधाम हमले के बाद एनएसजी ने टेररिस्ट को मार दिया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन वहीं अटक गई। गुजरात पुलिस ने माना कि इतना बड़ा अटैक बिना लोकल सपोर्ट के मुमकिन नहीं था। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 2006 में पोटा कोर्ट ने पुलिस की थ्योरी पर भरोसा किया। 3 लोगों को फांसी और बाकी को उम्र कैद दे दी। 2010 में गुजरात हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। देश को लगा इंसाफ हो गया, केस बंद हो गया, लेकिन 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जब इस केस को साइंटिफिक और फोरेंसिक नजर से देखा तो पूरी कहानी ही पलट गई। गन पाउडर टेस्ट में कोई पक्का प्रूफ नहीं मिला और जो लेटर्स एविडेंस के रूप में दिखाए गए थे उन्हें कोर्ट ने बनावटी आर्टिफिशियल एविडेंस माना। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इन्वेस्टिगेशन गलत थी और लोगों को सिर्फ केस सॉल्व दिखाने के लिए फंसाया गया। 11 साल जेल में रहने के बाद सभी 6 आरोपियों को पूरी तरह से बरी कर दिया गया। इस केस का सबसे कड़वा सच ये रहा कि असली मास्टरमाइंड कभी पकड़े ही नहीं गए। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और 3D प्रिंट स्टूडियो फैमिली को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।